दोस्तों, कोई भी इंसान जब गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक प्लान ज़रूर बनाता है और अपने प्लान के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक लड़के की मौत ही नहीं हो जाती है बल्कि एक पूरा परिवार ही उजड़ जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है उन्नाव, और इसी उन्नाव का एक गांव पड़ता है दरबारी खेड़ा, जो अजगैन थाने के अंतर्गत पड़ता है। बात कर रहा हूँ मैं 4 जून 2024 की सुबह। दरअसल इसी दरबारी खेड़ा गांव का एक व्यक्ति नज़दीकी थाने में फ़ोन करता है। पुलिस वालों से कहता है कि साहब, हमारे गांव के बाहर जो कुआं है, दरअसल उस कुएं में एक लड़के का डेड बॉडी पड़ा है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती तो है, लेकिन तब तक वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस जब डेड बॉडी को कुएं से बाहर निकालती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले लड़के की उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। दरअसल उसके सर और गले पे किसी तेज़धार हथियार को चलाया गया था और उसी कुएं के बगल में उसकी बाइक भी पड़ी हुई थी। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है, जिससे पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद मरने वाला लड़का इस इलाके का नहीं रहने वाला है। पुलिस जब बाइक को देखती है तो पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद ये बाइक या तो मरने वाले लड़के की होगी या फिर कातिल का होगा। इसीलिए पुलिस अब उस डेड बॉडी के बारे में शिनाख्त लगाने के लिए और फिर उस गाड़ी के बारे में पता करने के लिए उसका नंबर लेकर के आरटीओ ऑफिस में भेजती है और ये पता करती है कि आखिरकार वो गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। जब डिटेल्स मिलती है तो मालूम चलता है कि वो गाड़ी किसी मोहम्मद नदीम के नाम पर रजिस्टर्ड है। मोहम्मद नदीम जो कानपुर अनवरगंज थाने के अंतर्गत इफ्तिखाराबाद मोहल्ले का रहने वाला है। पुलिस सबसे पहले इस बात की जानकारी नदीम के परिवार वालों को देती है। दरअसल नदीम के परिवार में उसकी अम्मी अरफा बेगम के अलावा उसकी पत्नी है, जिसका नाम है जीनत फातिमा। नदीम के अब्बू मोहम्मद नईम की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। जब थोड़ी देर का समय गुजरता है, आखिरकार थोड़ी देर के बाद नदीम के अम्मी अरफा बेगम वहाँ पर पहुँच जाती है। अरफा बेगम जब उस डेड बॉडी को देखती है तो देखने के बाद चीख चीख करके रोने लगती है और रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा नदीम है। आखिरकार नदीम की शिनाख्त हो जाती है। दरअसल अरफा बेगम रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा बेटा इकलौता है, मेरे बेटे की हत्या किसने किया है। इस पर पुलिस अरफा बेगम से ही सवाल करती है कि आखिरकार नदीम यहाँ पे पहुँचा कैसे। इस पर अरफा बेगम पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरा बेटा अनवरगंज में अपना कपड़ा का दुकान चलाता था। कल दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास अपनी दुकान पे गया था, लेकिन देर रात तक जब घर पे नहीं आया, मैं उसके नंबर पे फ़ोन की थी, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था और आखिरकार आज सुबह हमें ये खबर मिली। अरफा बेगम जब ये सारी बात पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले नदीम के अम्मी अरफा बेगम से सवाल करती है कि क्या नदीम का किसी के साथ कोई दुश्मनी था या फिर कोई लेन देन था। इस पर अरफा बेगम पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरा बेटा बेहद ही सीधा साधा था, उसका किसी के साथ कोई झगड़ा तकरार भी नहीं था और ना ही कोई पैसे का लेन देन था। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार नदीम कानपुर से चलकर उन्नाव ज़िले में कैसे पहुंच गया। हालांकि पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिश तो करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है और देखते ही देखते लगभग 1.5 महीने का समय गुजर जाता है। जैसे ही 1.5 महीने का समय गुजर जाता है, आखिरकार 19 जुलाई 2024 को सुबह इसी अजगैन थाने में एक महिला अपने मुंह पे कपड़ा बांध करके पहुंचती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है। पुलिस सबसे पहले उस महिला को तसल्ली से बिठाती है
और फिर उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पे वो महिला पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब मेरा नाम जिन्नत फातिमा है और मैं मरहूम नदीम की पत्नी हूँ। नदीम की पत्नी होने की जब बात कहती है, ये सुन करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल पुलिस तुरंत ही जिन्नत से सवाल करती है कि बताओ क्या बात करनी है। इस पे जिन्नत पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब मुझे शक है कि मेरे शौहर की हत्या किसी और नहीं बल्कि खुद मेरी सास अरफा बेगम ने की है। अपनी ही सास पे जब इल्ज़ाम लगाती है, पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। दरअसल पुलिस जिन्नत से ही सवाल करती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, भला अरफा बेगम अपने ही इकलौते बेटे की हत्या कैसे कर सकती है, आखिरकार तुम्हें उनके ऊपर शक क्यों है। इस पे जिन्नत पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब मेरी सास पिछले कुछ महीनों से मेरे शौहर नदीम से झगड़े तकरार कर रही थी और इस झगड़े तकरार की मात्र एक ही वजह थी क्योंकि मेरी सास मेरे पति के ऊपर दबाव दे रही थी कि जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है उसे बेच करके हम अजमेर में चले जाते हैं। लेकिन मेरे शौहर प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। हो सकता है कि शायद इसी वजह से मेरी सास ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी हो या फिर हत्या करवा दी हो। जिन्नत जब ये सारी बातें पुलिस को बताती है, चूँकि पुलिस के पास भी अभी तक इस केस में कोई सबूत नहीं मिला था, पहला नाम खुद नदीम की अम्मी अरफा बेगम का ही सामने निकल कर आया था, इसीलिए पुलिस कोई चांस नहीं लेती है। लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसीलिए पुलिस जा कर के अरफा बेगम से सवाल नहीं करती है बल्कि उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब अरफा बेगम के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स चेक करती है तो उस कॉल डिटेल्स में भी कुछ ऐसा नहीं मिलता है जिससे पुलिस को उसके ऊपर शक जाए। इसीलिए पुलिस अब नदीम के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब नदीम के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स चेक करती है तो मालूम चलता है कि 4 जून को दोपहर के वक्त नदीम ने एक नंबर पर आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी सलीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। सलीम जिसकी उम्र है लगभग 35 साल, जो राजस्थान प्रदेश के ज़िला अजमेर के अंतर्गत लोंगिया मोहल्ले का रहने वाला है। दरअसल पुलिस जब सलीम खान के भी मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स के साथ साथ जब उसका लोकेशन चेक करती है तो मालूम चलता है कि नदीम और सलीम के मोबाइल का लोकेशन देर रात तक एक साथ ही दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से अब पुलिस को कहीं ना कहीं सलीम के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब सलीम से पूछताछ करने के लिए अजमेर उसके घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब सलीम के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि सलीम किसी काम से उत्तर प्रदेश गया हुआ है। पुलिस वहां से खाली हाथ वापस तो आ जाती है, पुलिस खुद भी सलीम को ढूंढती है और साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब सलीम उन्नाव के रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है, पुलिस अपनी टीम के साथ उन्नाव रेलवे स्टेशन पे जाती है और वहाँ से सलीम को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल सलीम वहाँ पे किसी व्यक्ति के आने का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस जब सलीम को लेकर के थाने में पहुँचती है, सबसे पहले उससे नदीम की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पे सलीम भी इधर उधर की बात करने लगता है। लेकिन पुलिस जब सलीम के सामने सारी डिटेल्स रख करके सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार सलीम भी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, नदीम की हत्या मैंने ही किया है, लेकिन नदीम की हत्या करने के लिए मुझे 25 लाख रुपये का सुपारी मिला था। पुलिस नदीम से सवाल करती है कि आखिरकार तुम्हें ये सुपारी किसने दिया था। इस पे नदीम पुलिस वालों को एक नाम बताता है जिसका नाम है हासिम अली। दरअसल हासिम अली भी जो राजस्थान के अजमेर ज़िले के कोपड़ा पसर नगर का रहने वाला है। सलीम जब हासिम का नाम लेता है उसके बाद से पुलिस अब हासिम के भी घर पे पहुंच जाती है। पुलिस जब हासिम को लेकर के थाने में पहुंचती है और जब हासिम से पूछताछ करती है तो हासिम भी खुद नदीम की अम्मी अरफा बेगम का नाम ले लेता है। दरअसल हासिम पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये सुपारी नदीम की अम्मी अरफा बेगम ने ही मुझे दी थी। उसके बाद से पुलिस अब हासिम के तहरीर पर नदीम की अम्मी अरफा बेगम को भी गिरफ्तार कर लेती है। अरफा बेगम जब थाने में पहुंचती है और जब थाने के अंदर सलीम के साथ साथ हासिम को भी देखती है तो देख के ही समझ जाती है कि सारा मामला ओपन हो चुका है, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए पुलिस जब अरफा बेगम से नदीम की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो अरफा बेगम भी बिना किसी सख्ती दबाव के
तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन अरफा बेगम जब अपने ही बेटे की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक अरफा बेगम की तरफ देखते ही रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। अरफा बेगम के पति का नाम है मोहम्मद नईम। दरअसल मोहम्मद नईम के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी है और एक बेटा। बड़ी बेटी का नाम है सकीना और छोटा बेटा है नदीम। सकीना की शादी कर चुका है और नदीम अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। चूँकि नदीम अपने माता पिता के इकलौता संतान है, उसे इतना काफ़ी लाड प्यार मिलता है कि अब वो इसी लाड प्यार की वजह से बिगड़ जाता है और अपनी 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ देता है। लेकिन नदीम जब गलत लड़कों के साथ में दोस्ती कर लेता है, उसके बाद से उसके अब्बू नईम अपने बेटे को अपने दुकान पे ही रख लेते हैं। दरअसल नईम जो अनवरगंज में ही कपड़ा का दुकान चलाते थे, उसके बाद से नदीम को भी अपने साथी दुकान पे ले जाना शुरू कर देते हैं। नदीम भी जब अपने अब्बू के साथ दुकान पे जाने लगता है, आखिरकार कुछ ही महीनों के बाद अपना काम भी ठीक से सीख जाता है। जब जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाता है, उसके बाद से नईम अपने बेटे नदीम की शादी जीनत फातिमा से कर देते हैं। जीनत फातिमा जो कानपुर शहर के ही रहने वाली है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। नदीम जब अपनी पत्नी को घर पे लेकर आता है तो उसकी खूबसूरती का इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि शादी के बाद से वो दुकान पे जाना ही बंद कर देता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन मोहम्मद नईम अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। बीमार जब पड़ जाते हैं, उसके बाद से नदीम भी अपने अब्बू को ले जा कर के कई सारे डॉक्टरों से दिखाता है, लेकिन बावजूद इसके मोहम्मद नईम की मौत हो जाती है। मोहम्मद नईम की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से अरफा बेगम के पूरे परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके बाद से अब खुद नदीम ही अपना दुकान संभालना शुरू कर देता है। आखिरकार जैसे जैसे समय गुजरता है, समय के अनुसार नदीम भी अपनी जिम्मेदारी उठा लेता है और इधर उसकी माँ अरफा बेगम भी अपने गम को भुला जाती है। दरअसल एक दिन नदीम के घर पे हासिम अली आता है, उसकी माँ अरफा बेगम से मुलाकात करने के लिए। दरअसल हासिम अली जो नदीम के अब्बू मोहम्मद नईम के दोस्त तो है ही, साथ ही साथ एक दूर का रिश्तेदार भी है। मोहम्मद नईम जब जिंदा थे, हासिम अली अक्सर उनके घर आते जाते रहता था। लेकिन इस बार जब हासिम अली अरफा बेगम के घर पे जाता है तो अरफा बेगम को देख करके उसकी नीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि हासिम अली की पत्नी की भी कई साल पहले मौत हो चुकी थी। चूँकि दोनों रिश्तेदार थे, इसीलिए हासिम अली भी अरफा बेगम से हंसी मजाक करने लगता है। इधर अरफा बेगम जो अपने सारे गम को तो भुला ही चुकी थी, इसीलिए हासिम अली से भी हंसी मजाक करने लगती है और फिर उससे हंस करके बातें करने लगती है। बातों ही बातों में आखिरकार हासिम अली एक दिन अपनी दिल की बात अरफा बेगम से कह देता है। हासिम अली जब अपने प्यार का इजहार अरफा बेगम से करता है तो अरफा बेगम भी उसके प्यार को इनकार नहीं कर पाती है और आखिरकार अरफा बेगम और हासिम अली के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, आखिरकार वो दिन भी आता है जब एक दिन अरफा बेगम अपने ही घर के अंदर हासिम अली के साथ में अवैध संबंध बना लेती है। हालांकि अरफा बेगम और हासिम अली के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी अरफा बेगम के बेटे नदीम को कभी नहीं मालूम चलता है। लेकिन अरफा बेगम का जब हासिम अली के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से वो खुशी नहीं रहती है, बल्कि हमेशा सच संवर करके रहती है, जिसे देख करके उसके बहू जीनत फातिमा को शक हो जाता है। दरअसल एक दिन हासिम अली जब अरफा बेगम से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है, रात्रि के वक्त उसके घर पे ही ठहर जाता है। करीब रात्रि के 12 बजे के आसपास जीनत फातिमा बाथरूम के लिए उठती है और जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकल करके अपनी सास के कमरे होते हुए जाती है तो अचानक उसे कमरे के अंदर से उसे आवाज़ सुनाई देती है। ठहर करके जीनत फातिमा जब उस आवाज़ को सुनती है तो उसे समझने में देर नहीं लगता है कि दरअसल कमरे के अंदर हासिम अली भी है। दरअसल जीनत फातिमा दोनों को देख तो नहीं पाती है, पर वो पूरा यकीन कर जाती है कि कमरे के अंदर वो दोनों कर क्या रहे हैं। जब सुबह होती है, नदीम जब नाश्ता करने के लिए बैठता है, उसकी पत्नी जीनत फातिमा सारी बातें अपने पति को बता देती है। लेकिन जैसे अपनी सास को लेकर के उसी के बेटे नदीम से शिकायत करती है, ये सुन करके नदीम भी एकदम से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। लेकिन जीनत फातिमा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है
और इसी बात को लेकर के नदीम और उसकी पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। और जब झगड़े तकरार शुरू होता है तो जीनत फातिमा भी गुस्से में आकर अपनी मायके चली जाती है। नदीम वहाँ से अपनी दुकान पे तो चला जाता है, लेकिन दोपहर के वक्त ही दुकान बंद करके अपने ससुराल में चला जाता है जीनत फातिमा को वापस लाने के लिए। लेकिन जीनत फातिमा अपने पति के साथ आने के लिए तैयार ही नहीं होती है, इसीलिए नदीम भी गुस्से में अकेले ही वहाँ से चला आता है। इधर जैसे जैसे समय गुजरता है, अरफा बेगम और हाशिम अली दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार एक साथी रहने का फैसला कर लेते हैं। इसीलिए हाशिम अली एक दिन अरफा बेगम से कहता है कि क्यों ना तुम यहाँ की दुकान के साथ साथ अपनी मकान की प्रॉपर्टी भी बेच दो और फिर अजमेर में शिफ्ट हो जाओ, फिर वहाँ पे हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। हाशिम अली जब इस तरह की सुझाव देता है तो अरफा बेगम को भी उसकी ये सुझाव पसंद आ जाती है और फिर एक दिन अपने बेटे नदीम से कहती है कि तुम ये घर के साथ साथ दुकान भी बेच दो और फिर हम सब के सब यहाँ से अजमेर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अरफा बेगम जब अपने बेटे से सारी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कहती है, नदीम इसके लिए तैयार नहीं होता है। इसी बात को लेकर के माँ और बेटे के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, अब अरफा बेगम को लग जाता है कि नदीम किसी भी कीमत पर इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। दरअसल अरफा बेगम को अब ये भी डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल उसके बेटे को सारी सच्चाई भी मालूम चल जाएगा। इसीलिए हाशिम अली जब एक दिन अरफा बेगम से मुलाकात करने के लिए जब उसके घर पे जाता है तो अरफा बेगम हाशिम अली से कहती है कि मेरा बेटा किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तुम ही बताओ अब हम क्या करें। इस पर हाशिम अली उसे सुझाव देते हुए कहता है कि इसका मात्र एक ही उपाय है कि तुम अपने बेटे को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो, क्योंकि तुम्हारा बेटा जब तक जिंदा रहेगा हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। इधर अरफा बेगम भी हाशिम के प्यार में इस प्रकार से अंधी हो चुकी थी कि जब हाशिम अली नदीम को ही इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है, अरफा बेगम भी इसके लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से हाशिम अली कहता है कि नदीम को इस दुनिया से हटाने के लिए हमें सुपारी किलर हायर करना पड़ेगा। अगर हम सुपारी किलर के ज़रिए नदीम को इस दुनिया से हटाते हैं हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन सुपारी किलर हायर करने के लिए अच्छा खासा पैसा लगेगा। इस पर अरफा बेगम उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम सुपारी किलर हायर करो और पैसे की चिंता ना करो। जैसे ही इजाज़त दे देती है, हाशिम अली जब अजमेर में जाता है तो जा कर के सलीम खान से मुलाकात करता है। दरअसल सलीम खान जो एक सुपारी किलर है। सलीम खान से जब नदीम को इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है, सलीम इस काम को करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन बदले में 25 लाख रुपयों का डिमांड करता है। हाशिम जब 25 लाख रुपयों को लेकर के अरफा बेगम से बातचीत करता है तो अरफा बेगम इस काम को करने के लिए तैयार ही नहीं होती है, बल्कि 25 लाख रुपया इंतजाम करके हाशिम अली को दे भी देती है। हाशिम अली जब उस पैसे को लेकर के अजमेर में जाता है तो उसमें से 15 लाख रुपया सलीम खान को दे देता है और बाकी का 10 लाख रुपया काम हो जाने के बाद देने का वादा करता है। इधर 15 लाख रुपया जब सलीम को मिल जाता है, अपना प्लान तैयार करता है और इसी प्लान के तहत 3 जून को वो कानपुर शहर में पहुंच जाता है। जब 3 जून को कानपुर शहर में पहुंच जाता है, आखिरकार दोपहर के वक्त इधर अरफा बेगम अपने बेटे नदीम से कहती है कि दरअसल हमारा एक रिश्तेदार आया हुआ है जो कानपुर के एक होटल में ठहरा हुआ है, उसे जा कर के मिलो और शहर घुमा दो। हालांकि नदीम जाने के लिए तैयार तो नहीं होता है, लेकिन उसकी माँ जब जिद करने लगती है, आखिरकार नदीम भी अपनी माँ की बात मान लेता है और दोपहर के वक्त अपनी बाइक लेकर के उसके बताए हुए होटल पर पहुँच जाता है और फिर उस व्यक्ति का अपनी माँ से मोबाइल नंबर लेकर के उसके नंबर पर फ़ोन करता है। फ़ोन जब सलीम खान उठाता है, उसके बाद से नदीम उसे होटल के बाहर बुलाता है। सलीम जब नदीम के पास पहुंचता है तो उससे कहता है कि दरअसल मुझे लखनऊ शहर घूमने जाना है, बाइक से ही लेकर के चलो, पेट्रोल की चिंता ना करो, पेट्रोल का सारा पैसा मैं दे दूंगा। उसके बाद से नदीम सलीम खान को अपनी ही बाइक पे बिठा करके लखनऊ शहर में लेकर के चला जाता है। रात्रि के जब 10 बज जाता है, उसके बाद से नदीम सलीम से कहता है कि अब हम घर चलते हैं। रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास दोनों ही लखनऊ से कानपुर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास दोनों ही उन्नाव ज़िले के दरबारी खेड़ा गांव के बाहर पहुंचते हैं। वहां पे जब एक मंदिर देखते हैं, सलीम खान नदीम से कहता है कि दरअसल मुझे बाथरूम लगा है, थोड़ी देर के लिए बाइक रोक दो। नदीम बाइक रोक देता है और बाइक पे बैठ करके अपना मोबाइल चलाने लगता है। वहाँ से सलीम थोड़ी दूर पर जा कर के बाथरूम करने लगता है
और फिर चुपके से पीछे की तरफ से आता है और अपने पास से एक तेज़धार हथियार निकाल करके उसी हथियार से नदीम के सर के साथ साथ उसके गले पे भी चला देता है, जिसकी वजह से नदीम की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। नदीम की जब मौत हो जाती है उसके बाद से सलीम खान नदीम की डेड बॉडी को लेकर के बगल के कुएं में फेंक देता है और फिर उसकी बाइक वहीं पे छोड़ करके मौके से फरार हो जाता है। दरअसल वहाँ से सलीम खान सीधे अपने घर पे चला जाता है। इधर पुलिस को डेड बॉडी मिल तो जाती है, लेकिन पुलिस अपनी तमाम कोशिश करती है, पर पुलिस को अपराधी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है। पर पुलिस को जब पहला क्लू सलीम खान के बारे में मालूम चलता है, सलीम खान से पूछताछ करने के लिए पुलिस जब अजमेर में जाती है तो मालूम चलता है कि सलीम खान उत्तर प्रदेश गया हुआ है। दरअसल सलीम खान जो बाकी का 10 लाख रुपया लेने के लिए उत्तर प्रदेश में आया हुआ था। वाकई में अरफा बेगम जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस अरफा बेगम के ही तहरीर पे सलीम खान के साथ साथ हाशिम अली को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है सैफ अली। सैफ अली जो सुपौल बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सोनी रिया। सोनी रिया जो धनबाद झारखंड प्रदेश की रहने वाली हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद सलाउद्दीन। मोहम्मद सलाउद्दीन जो जिला सीतामढ़ी बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं रमेश चंद्र बघेल। रमेश चंद्र बघेल जो ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं लालाराम जाट। लालाराम जाट की पत्नी का नाम है संतोष। लालाराम का एक ही बेटा है जिसका नाम है योगेश। दरअसल लालाराम जाट जो जिला जयपुर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।